हेलो फ्रेंड्स। तो स्कूल्स और कॉलेजेस में हमें एटम का जो स्ट्रक्चर दिखाया जाता है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइंटिस्ट्स ने एआई की मदद से प्रोटॉन के स्ट्रक्चर को भी गलत साबित कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। सब्सक्राइब करना या फॉलो करना मत भूलिएगा। जैसा कि मैंने कहा कि साइंटिस्ट ने प्रोटॉन के स्ट्रक्चर को भी गलत साबित कर दिया है। उनके मुताबिक प्रोटॉन्स में अप और डाउन क्वार्क्स के साथ साथ चार्म क्वार्क्स भी मौजूद होता है। तब भी क्वार्क्स क्या चीज है? तो जैसा कि बेसिकली एटम्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, इस तरह प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी मोर फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी क्वार्क्स से बने होते हैं, जिसे हम अप एंड डाउन क्वार्क्स कहते हैं। ये भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि अप क्वार्क का चार्ज +2/3 होता है और डाउन क्वार्क का चार्ज -1/3 होता है। इस वीडियो में क्वार्क्स का लफ्ज बहुत बार आएगा, इसलिए मैंने क्वार्क्स को सबसे पहले डिफाइन कर दिया ताकि आप लोगों को कुछ भी मसला ना हो। और अगर फिर भी आप क्वार्क्स के बारे में नहीं जानती तो कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं क्वार्क्स पर एक डिटेल वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि हम प्रोटॉन्स के बारे में बात कर रहे थे कि प्रोटॉन्स में अप एंड डाउन क्वार्क्स के अलावा एक और क्वार्क भी मौजूद है, जिसे हम चार्म क्वार्क्स कहते हैं। तो इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पर ये है कि चार्म क्वार्क्स की मास प्रोटॉन्स से तकरीबन 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये तो प्रोटॉन में थ्योरेटिकली हो भी नहीं सकते, बट प्रैक्टिकली इट इज़ प्रूवन कि ऐसा हो सकता है। एंड एटॉमिक मॉडल्स के साथ भी तो शुरुआत से यही ही होता आ रहा है। देखो, 1900 में लोग ये समझते थे कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, बट 1911 में एक फेमस फिजिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने एक एक्सपेरिमेंट से ये साबित कर दिया कि एटम के अंदर और भी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट था द फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उसने पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के साथ कोलाइड किया, तो उसने पाया कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से पास हो गए और कुछ पार्टिकल्स ऐसी थी जो कि रिपेल हो रहे थे, यानी उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी। तो इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद है। और कई पार्टिकल्स तो ऐसी थी जो कि मुकम्मल बाउंस बैक हो रहे थे, जिसका रदरफोर्ड सर के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो न्यूट्रॉन्स ही थे जिसकी वजह से कुछ अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक हो रहे थे। क्योंकि न्यूट्रॉन्स को तो 20 साल बाद 1932 में सर जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया, इसलिए जो पार्टिकल्स बाउंस बैक हो रहे थे उनका रदरफोर्ड के पास कोई जवाब नहीं था। तो रदरफोर्ड ने इन सारी बातों को एक साइड में रखती हुई एक थ्योरी प्रपोज की, जिसमें प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की अराउंड एक सर्कल में रिवॉल्व करते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था, जिसे बाद में उनकी स्टूडेंट नील्स बोर ने सॉल्व किया। दरअसल रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक सर्कल में रिवॉल्व करते हैं और क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक चार्ज बॉडी जब भी मोशन करती है वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करती है और उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन सर्कल में न घूमती हुई स्पाइरल तरीके से घूमेंगे और आखिर में वो न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएंगे। और ऐसा दरअसल होता नहीं, इसलिए रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को गलत करार दिया गया। लेकिन उसके 2 साल बाद रदरफोर्ड के एक स्टूडेंट नील्स बोहर ने रदरफोर्ड की थ्योरी में कुछ बदलाव करके एक नया एटॉमिक मॉडल पेश किया। इस एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक खास ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और इस ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करते वक्त वो कोई भी एनर्जी इमिट नहीं करते, लेकिन जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करते हैं उस वक्त ही वो एनर्जी इमिट करते हैं। ये थ्योरी बहुत ज्यादा फेमस भी हुई और वाइडली एक्सेप्ट भी हुई। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इससे आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने सबसे छोटे पार्टिकल्स को डिस्कवर कर लिया है। लेकिन साल 1936 में एक और साइंटिस्ट की एंट्री हुई, जिसका नाम है कार्ल एंडरसन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट की मदद से वाटर वेपर्स को ऑलमोस्ट फ्रीज कर लिया और उसका एक क्लूड चेंबर बना लिया, जिसकी थ्रू हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स को पास किया। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ ऐसी पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया जो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स की तरह नेगेटिवली चार्ज थे, लेकिन उनका मास इलेक्ट्रॉन से थोड़ा ज्यादा था। इसलिए उन्होंने इन पार्टिकल्स को नई पार्टिकल्स के तौर पर क्लासिफाई किया, जिसका नाम रखा गया मुऑन्स।
और इसी तरह कई सालों में साइंटिस्ट्स ने ऐसे और पार्टिकल्स भी डिस्कवर किए जिनकी प्रॉपर्टीज मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से मुख्तलिफ थी। इसी तरह एटम्स के अंदर पार्टिकल्स की तादाद बढ़ती गई। इसके बाद दो और साइंटिस्ट मोरे जेलमेग और जॉर्ज ज़्वेग की एंट्री हुई। इन्होंने सब कुछ हिला कर रख दिया। इन्होंने सोचा कि आज तक हम जिन पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स मानते आ रहे हैं, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पार्टिकल्स भी कई और स्मॉल पार्टिकल्स से बने हो। तो इस पर 1964 में एक थ्योरी पेश हुई जिसके मुताबिक ये सारे पार्टिकल्स, इवन की प्रोटॉन्स भी छोटी छोटी पार्टिकल्स यानी क्वार्क्स से बने हैं, जो कि इन पार्टिकल्स की क्वांटम प्रॉपर्टीज यानी चार्ज और स्पिन को डिसाइड करते हैं। और इवन उन्होंने क्वार्क्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी थ्योरेटिकली कैलकुलेट की थी। और अभी तक क्वार्क्स का कंसेप्ट सिर्फ एक हाइपोथेसिस ही था और उसकी प्रेडिक्टिव प्रॉपर्टीज को समझने के लिए साइंटिस्टों ने 1966 से लेकर 1973 तक कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलरेटर में काफी सारी पार्टिकल एक्सेलरेटिंग एक्सपेरिमेंट किए, जहां पर इलेक्ट्रॉन को काफी हाई स्पीड में प्रोटॉन के साथ कोलाइड कराया जाता, जिसकी मदद से प्रोटॉन को ब्रेक करके उसके अंदर पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया जा सके। तो इस एक्सपेरिमेंट में उनको ये मालूम हुआ कि असल में प्रोटॉन दो अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क से बना है, जो एक दूसरे से ग्लूऑन्स की थ्रू अटैच हुए हैं। ग्लूऑन्स असल में वो पार्टिकल्स है जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को मीडिएट करते हैं। अब ये पार्टिकल्स इतने छोटे थे कि इन्हें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल था, इसलिए साइंटिस्टों ने इस एक्सपेरिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग स्पीड के साथ रिपीट करना पड़ा। ऐसी ही एक एक्सपेरिमेंट में उनको प्रोटॉन्स के अंदर चार्म क्वार्क मिला, जिसका वहां पर होना लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि चार्म क्वार्क की मास प्रोटॉन से तकरीबन 1.5 टाइम्स ज्यादा है। इसलिए इसी थ्योरी को फॉलो किया गया कि प्रोटॉन दो अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क से बना है। और उसके बाद क्वांटम फिजिक्स की एंट्री हुई। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक प्रोटॉन की कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है और वो न तो सिर्फ इन तीन क्वार्क से बना है, दरअसल वो एक क्वार्क सी से बना हुआ है जिसमें सभी क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स प्रेजेंट है। बट जब हम प्रोटॉन्स को कैप्चर करते हैं कलर, चार्ज और स्पिन को कंजर्व रखने के लिए और उसे स्टेबल रखने के लिए, सभी क्वार्क्स अपनी एंटी क्वार्क्स के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं और बाकी रहते हैं सिर्फ ये तीन क्वार्क्स। अब साइंटिस्ट के साथ थ्योरी भी थी और इसलिए से ली हुई ऑब्जर्वेशन भी, इसीलिए उन्होंने प्रोटॉन्स को और भी ज्यादा डिटेल में स्टडी करने के बारे में सोचा। तो बेसिकली फ्रेंड्स, क्वार्क्स की 6 टाइप्स होते हैं: अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज और चार्म क्वार्क्स। तो बेसिकली फ्रेंड्स, अप, डाउन और स्ट्रेंज क्वार्क्स लाइटर साइड पे होते हैं और टॉप, बॉटम और चार्म क्वार्क्स हेवी साइड पर होते हैं। इसीलिए चार्म क्वार्क इन हेवियर की साइड में सबसे लाइटर है। तो साइंटिस्ट ने चार्म क्वार्क को सबसे पहले प्रोटॉन्स के अंदर डिटेक्ट करने का सोचा और इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए साइंटिस्टों ने एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी एटम स्मैशर यानी दी हेड्रन कोलाइडर की मदद ली और इसमें कई सालों तक प्रोटॉन्स को एक दूसरे के साथ हाई स्पीड में कोलाइड किया। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से मिलने वाली रिजल्ट बहुत ही अजीब थे, क्योंकि इन कोलिजन में उनको चार्म क्वार्क्स तो मिले ही, लेकिन वो इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक, इसका कोई सबूत नहीं था। बेसिकली इंट्रिंसिक वो क्वार्क्स होते हैं जो कि प्रोटॉन्स में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और एक्सट्रिंसिक जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से क्रिएट हुए हो। साइंटिस्टों के मुताबिक जो पार्टिकल्स उनको मिले वो ग्लूऑन्स जो कि पार्टिकल्स को ग्लू की तरह एक दूसरे से अटैच करते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा कि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कैरी करते हैं, वो उनकी स्प्लिट होने की वजह से फॉर्म हुई है। एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, जो क्वार्क्स डिटेक्ट हुए हैं वो हाई एनर्जीज में बिल्कुल ग्लूऑन्स की तरह रिएक्ट करते हैं, पर इन एक्सपेरिमेंट से उनको ऐसा लगा कि चार्म क्वार्क्स इससे कम एनर्जीज में एग्जिस्ट करते हो। तो इस वजह से साइंटिस्टों ने इस रिसर्च को कंटिन्यू रखने का सोचा। तो उन्हें कुछ टाइम बाद ये मालूम हुआ कि अगर हम इनको इस तरह मैनुअल तरीके से करेंगे तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलने के लिए कई सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। और तब जाके उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना एआई की मदद ली जाए। अब एआई की मदद से वो एट अ टाइम सिंगल प्रोटॉन मॉडल की बजाय हजारों प्रोटॉन मॉडल को टेस्ट कर सकते थे।
तो फाइनली उन्हें जिस सवाल की जवाब का इंतजार था वो उन्हें मिल गया। इस AI टेस्टिंग के लिए उन्होंने न्यूरल नेटवर्क को पिछली 35 इयर्स में होने वाली प्रोटॉन कोलिजन को एनालाइज करने के लिए ट्रेन किया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक फंडामेंटल पार्टिकल का अपना ही वेव फंक्शन होता है, यानी कि अपना ही एक फिजिकल स्टेट होता है। इसीलिए साइंटिस्टों ने अप डाउन और चार्म क्वार्क्स की वेव फंक्शन को AI में डाला और प्रोटॉन कोलिजन की डेटा को एनालाइज किया। तो बेसिकली उन्होंने न्यूरल नेटवर्किंग के जरिए कैसे ये एनालाइज किया, तो चले इसे एक सिंपल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। बेसिकली न्यूरल नेटवर्क में 3 लेयर होते हैं। एक होता है इनपुट लेयर जो कि इनपुट को रिसीव करता है, दूसरा होता है आउटपुट लेयर जो कि आउटपुट को प्रेडिक्ट करता है, और इन दोनों के बीच एक लेयर होता है जिसे हिडन लेयर कहते हैं, जो कि सारी कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है। सपोज करें सर्कल चार्म क्वार्क का वेव फंक्शन है, ट्रायंगल डाउन क्वार्क का वेव फंक्शन है और स्क्वायर अप क्वार्क का वेव फंक्शन है। अब ये प्रोसेस किस तरह हुआ इसे समझने के लिए सबसे पहले कंसीडर करते हैं इस सर्कल को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल को पिक्सेल्स में डिवाइड किया जाता है। अब इन पिक्सेल्स को एज एन इंफॉर्मेशन इनपुट लेयर में मौजूद न्यूरॉन्स की तरफ पास ऑन किया जाता है। अब इनपुट लेयर्स की अल्टरनेटिव न्यूरॉन नेक्स्ट लेयर की न्यूरॉन्स के साथ चैनल के थ्रू अटैच होते हैं और हर एक चैनल का अपना ही एक वेट होता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वेट इनपुट लेयर में भेजी गई इंफॉर्मेशन के साथ मल्टीप्लाई होता है और फिर दोनों का आउटपुट हिडन लेयर की न्यूरॉन्स की तरफ ट्रांसफर किया जाता है। हिडन लेयर में मौजूद हर एक न्यूरॉन की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कि इनपुट लेयर से आई हुई वैल्यू के साथ ऐड होती है और एक्टिवेशन फंक्शन की तरफ भेज दी जाती है। ये एक्टिवेशन फंक्शन डिटरमाइन करता है कि हिडन लेयर में मौजूद पर्टिकुलर न्यूरॉन एक्टिवेट होना चाहिए या नहीं, और फिर एक्टिवेटेड डेटा आउटपुट लेयर की न्यूरॉन्स की तरफ ट्रांसमिट कर दिया जाता है और इसी में भी सेम प्रोसेस रिपीट होता है और इसी सारी प्रोसेस को कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपेगेशन। अब आउटपुट लेयर में जिस न्यूरॉन की वैल्यू हाईएस्ट होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और आउटपुट डिटेक्ट करते हैं। और साइंटिस्टों ने इसी ही तरह चार्म क्वार्क की वेव फंक्शन से ये पता लगाया कि प्रोटॉन में चार्म क्वार्क मौजूद है या फिर नहीं, और इसी तरह पिछली 35 इयर्स के डेटा को एनालाइज करने के बाद उन्हें ये रिजल्ट मिला कि प्रोटॉन्स के अंदर चार्म क्वार्क्स मौजूद होते हैं। और अब इसके बाद थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट टिम हॉब्स ने इसके ठोस सबूत के लिए इलेक्ट्रॉन आयन कोलाइडर को बनाने के बारे में सोचा, क्योंकि इस तरह लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर की मदद से साइंटिस्टों ने पहली बार हिग्स बोसॉन पार्टिकल की एग्जिस्टेंस का सबूत दिया। सो सिमिलरली ये पार्टिकल भी बाकी पार्टिकल्स की तरह अपनी ही फील्ड में ट्रेवल करता है, जिसे साइंटिस्ट हिग्स फील्ड कहते हैं। लेकिन फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस के मुताबिक हिग्स फील्ड जल्द ही अनस्टेबल हो सकता है, और अगर ये अनस्टेबल हो गया तो पूरा यूनिवर्स बूम यानी ब्लास्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर आपको इसके बारे में जानना है कि क्यों ब्लास्ट होगा या किस तरह ब्लास्ट होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी वो वीडियो आपको जल्द ही पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी ही टॉपिक पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।